दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं। पहले राव एवेन्यू कोर्ट से उनको ईडी की 6 दिन की कस्टडी सौंपी गई थी। 6 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद उनको विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किया गया। यहाँ तक कोई ऐसी खास बात नहीं है। खास बात क्या है जिसकी हम लीगल एंड लीगल में चर्चा करने जा रहे हैं, वो अब शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल ने राव एवेन्यू कोर्ट की विशेष स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने अपना पक्ष खुद रखा। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने न सिर्फ सरकार पर और ईडी पर, सीबीआई पर, बल्कि देश की अदालतों पर, देश के न्यायिक सिस्टम पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। हैरान करने वाली बात यह है, अरविंद केजरीवाल अदालत में खड़े होकर अदालत के सामने और अदालत पर ही इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते गए और अदालत खामोशी से उनको सुनती गई। आज तक भी अदालत की तरफ से, न्यायालय की तरफ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। यदि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, न्यायालय को उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए। और यदि न्यायालय खामोश है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं। और उनका बोलना सच इसलिए भी जाहिर होता है क्योंकि वो तथ्यों से, फैक्ट से खुद ब खुद साबित हो रहा है। तब ये देश के लिए बहुत ही गंभीर, कानून के लिए बहुत ही चिंताजनक, कानून में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। 3 केस जिन्होंने कोर्ट किए, उन 3 केसेस का उदाहरण लेकर मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने अदालतों को भी इस सारे पैकेट में एक तरह से शामिल कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अदालत के सामने कहा कि दरअसल यह मामला शुरू होता है शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य थे। पहला, आम आदमी पार्टी को क्रश करना। दूसरा, उन्हें फंसाकर उनसे पैसे की वसूली करना। उन्होंने कहा कि अभी तक सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है और 194 गवाहों को एग्जामिन कर चुकी है। वहीं ईडी 25,000 से ज़्यादा पेज फाइल कर चुकी है और 162 गवाहों को एग्जामिन कर चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो जिन 3 केसेस की मैं बात कर रहा था, उन केसेस की हम बात करेंगे। पहला केस उन्होंने बताया सारथ रेड्डी केस। देखिए अदालत किस तरह से यहाँ पर इस घोटाले में संलिप्त हो रही है। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि मामले में सरकारी गवाह सारथ रेड्डी को उनके खिलाफ बयान देने के बाद जमानत मिल गई। उन्होंने यह भी कहा कि रेड्डी ने रुपयों का चंदा दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए मिले। अब ये 55 करोड़ रुपए अगर मिले हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की शक्ल में, ये रिकॉर्ड पर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, यानी कि मिले। सारथ रेड्डी ने मामले में उनको जमानत 2 वजह से मिली। ये केजरीवाल कह रहे हैं, मैं उनका बयान पढ़ रहा हूँ। 2 मामलों से जमानत मिली। एक, सारथ रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान दिया और दूसरा, सारथ रेड्डी ने गिरफ्तारी होने के बाद 55 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। उन्होंने अपनी जमानत खरीद ली। देखिए ये न्यायालय के ऊपर सीधा सीधा आरोप। मनी ट्रेल स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है। बीजेपी के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है। यहाँ से गंभीर जो चिंता की बात है किसी भी कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए, कि अगर ये बात सही है और सही दिख रही है कि सारथ रेड्डी ने इधर 55 करोड़ रुपए दिए, उधर उसको जमानत मिल गई, तो न्याय कहाँ रह गया? फेयर न्याय कहाँ है? न्याय में पारदर्शिता कहाँ है? वो साफ साफ अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं कि उधर 55 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, इधर उनको जमानत मिल गई। तो क्या हमारे न्यायालय, हमारे जजेस सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं? दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया सी अरविंद का। सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी थी। केजरीवाल ने कहा कि सी अरविंद YSRP ओंगल सांसद मुंगटा श्रीनिवासन रेड्डी, उनके बेटे राघव मुंगटा और सद रेड्डी द्वारा दिए गए कुल 4 बयानों में उनका नाम आया। सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी की सेक्रेटरी थी। ये अरविंद केजरीवाल के बयान चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। दैट्स इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है।
कि केवल इतनी बात पर कि मुझको कागज हैंड ओवर किए गए मुझको आरोपी बना दिया गया। तीसरा केस जहां न्यायालय पर उन्होंने आरोप लगाया, गंभीर आरोप। तीसरा केस उन्होंने कोर्ट किया है एमएसआर के बयान का। एमएसआर के बयान का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 16 मार्च 2021 को एमएसआर उनके कार्यालय में आए और एक पारिवारिक ट्रस्ट खोलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जमीन की मांग की। मैंने कहा कि जमीन हमारे अंडर में नहीं आती है, एलजी साहब के अंडर में आती है, आप चिट्ठी लिख दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, बस इतना ही। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर छापे होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला और मैं केजरीवाल से अपने परिवार के ट्रस्ट की ज़मीन मांगने गया था, ये केजरीवाल कह रहे हैं। तो एमएसआर ने कहा कि वो परिवार के लिए ट्रस्ट की ज़मीन मांगने गया था। उन्होंने कहा ईडी इस बयान से खुश नहीं थी। 5 महीने के बाद उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं, पर जब उनका बेटा गिरफ्तार होता है तब वह टूट जाते हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं। 16 जुलाई को वो अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। तो क्या इस तरह से हमारी अदालतें काम कर रही हैं कि जब सरकार या ईडी जो चाहती है वह बयान करा लेती है, उसके बाद उसको बेल दे देती है? हम लोग तो अदालतों में बड़े विश्वास के साथ जाते हैं कि यहाँ पर हमें न्याय मिलेगा, आम आदमी को न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ें हैं, अगर इस तरह से न्यायालयों में काम हो रहा है तो ये कानून के लिए, कानून के शासन के लिए बहुत गंभीर विषय है। आगे कहते हैं केजरीवाल स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक अपना स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया, स्टेटमेंट होने भी बंद हो गए। 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो गया, मिशन अकम्पलिश्ड हो गया। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को फंसाना था, मुझे फंसाना था। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें कोई भी आए, लेकिन आम लोगों का विश्वास अदालतों को ऊपर टिका रहता है। जिस समय इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री थीं, उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के केवल एक जज साहब ने उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। उनके लोकसभा इलेक्शन को असंवैधानिक करार दे दिया था। केवल इतना कहा था कि आपने सरकारी जीप और सरकारी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया है, इतनी सी बात पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जज ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई। आज अदालतें कहाँ पर जाकर काम कर रही हैं? कैसे इन अदालतों पर हम लोग विश्वास करें? कैसे हम ये जाकर कहें कि हम वकील हैं और हम अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को न्याय दिला पाएंगे? अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि 55 करोड़ ट्रांसफ़र हुआ, ज़मानत मिल गई, स्टेटमेंट में बदलाव, ज़मानत मिल गई, ये तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। सरकारें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, एक पार्टी की नहीं रहती, बदलती रहती। लेकिन ये जो माहौल अगर इस तरह का बनाया जा रहा है न्यायपालिका में, या बन रहा है, तो ये हमेशा के लिए बन जाएगा। फिर तो यहाँ आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और वाक़या मैं आपको बताऊं। जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की तूती बोलती थी, इंदिरा गांधी के दौर के एक नेता उनके साथ थे, HKL भगत। एक मामूली से मामले में वो अपना कोई वारंट वगैरह पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नेता है, आपने देखा होगा उनका बिहेवियर है, बातें करना या हंसना, जोर जोर से बोलना। तो कोर्ट रूम में वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब ने उनको डांट दिया, कहा कि ये अदालत है, आप खामोश कटघरे में खड़े हो जाइए। ये शक्ति होती है न्यायपालिका की, ये शक्ति होती है न्यायालय की। जैसे केजरीवाल बता रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति किसी के लिए भी लाभदायक नहीं हो सकती।